गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? हाँ, मुझे पता है आप लोग अच्छे ही होंगे और घर में बैठे बैठे पढ़ाई भी कर ही रहे होंगे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप लोग हमारी बात सुन रहे हैं और वैसे पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे नए दिन की, हमारे नए पाठ की। तो लास्ट लेक्चर जब हमारा हुआ था तब हम लोगों ने हमारी जो पहली कविता थी उसका जो क्वेश्चन आंसर का पार्ट था, उसका जो ग्रामर का पार्ट था वो देखा था। आज हम लोग उसके आगे का जो पार्ट है वो आगे का पार्ट देखेंगे। उसका आगे का जो पार्ट है इन द सेंस जो सेकंड हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 है, भारत एक खोज कुछ अंश। भारत एक खोज कुछ अंश और उसका पेज नंबर है 8 और उसका पेज नंबर है 8। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं हमारा लेसन नंबर 2, भारत एक खोज कुछ अंश। अभी इसमें हम लोगों को भारत के बारे में, भारत एक खोज मतलब क्या? ढूंढना, उसमें अलग अलग क्या है उसका पता लगाना। तो यहाँ पे जो हमारा सेकेंड चैप्टर है भारत एक खोज कुछ अंश, उसका अनुवाद जो है वो निर्मला जैन इन्होंने किया है और वो जो लिखा हुआ है उन्होंने जो लिखा हुआ है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ये देखो यहाँ पे हम लोगों को उनकी जो फोटो है वो भी दिखाई गई है, दिख रही है आप लोगों को? ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने एक्चुअल में ये जो लेसन है, ये जो पार्ट है वो लिखा हुआ है। इसमें हम लोगों को भारत एक खोज मतलब भारत के जो विविध अंग है, जो कई अंग ऐसे हैं जो हम लोगों को पता है और कई अंग जो ऐसे हैं जो हमें नहीं पता है, इनके बारे में हम लोगों ने जो है वो जानने की और ज्यादा जानने की कोशिश की है। और कुछ अंश मतलब क्या? जो हमारा भारत देश है वो बहुत बड़ा है, उसमें जो अनेक जो खोज है या उसमें जो अनेक चीजें हैं वो ऐसी है जो हम लोगों को भी अभी तक पूरी तरीके से पता नहीं है। तो उसमें से ही जो कुछ अंश है, उसमें से ही जो कुछ बातें हैं वो इस लेसन में हम लोग देखने की कोशिश करने वाले हैं और देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं जो हमारे लेखक है उनका परिचय देखकर। ठीक है, मैं परिचय पढ़ रही हूँ पेज नंबर 8 पर। आप लोग उस लाइन पर हाथ रखिए। ठीक है, चलो। नाम जवाहरलाल नेहरू, जन्म नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा ट्रेनिंग कॉलेज लंदन से और लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। 1919 में गांधी जी के संपर्क में आए। ये जो है ये अभी हम लोगों ने पढ़ा उनकी शिक्षा के बारे में कि उन्होंने कौन सी शिक्षा ली है, अभी उनकी उपलब्धियां। 1947 में वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने योजना आयोग का गठन किया, विज्ञान और प्रायोगिक के विकास को प्रोत्साहित किया और लगातार 3 पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ भी किया। मतलब अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो उन्होंने अपने जो जीवन काल था उसमें उन्होंने हमारे भारत के लिए, हमारे उन भारतवासियों के लिए क्या क्या किया है उसके बारे में बताया गया है। तो क्या क्या बताया? वो सबसे पहले जो स्वतंत्र भारत था उसके सबसे पहले वो प्रधानमंत्री थे। दूसरा, उन्होंने जो आधुनिक भारत का निर्माण करने में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका थी उन्होंने वो अदा की है। और तीसरा है, उन्होंने कई योजनाओं का गठन किया और विज्ञान और प्रायोगिक के विकास के प्रोत्साहित किया। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, उन्होंने लगातार 3 पंचवार्षिक योजनाओं का शुभारंभ किया। पंचवार्षिक योजना मतलब क्या?
5 ईयर्स की या 5 साल की जो योजनाएं होती है उसे हम लोग कहते हैं पंचवार्षिक योजना। तो ऐसी 5-5 वर्षों की जो 3 योजना थी उन्होंने वो की है, उसका शुभारंभ किया है। रचनाएं, वह अंग्रेजी भाषा के लेखक थे। उनकी पुस्तकों का अनुवाद विभिन्न भाषा में किया गया। भारत एक खोज, विश्व इतिहास की झलक, वो मेरी कहानी, वो पिता के पत्रों का संकलन उनकी मुख्य रचनाएं हैं। उन्होंने अनेक अंग्रेजी में, इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने अनेक जो बुक्स है, जो अनेक पुस्तक है उन्होंने लिखी है। और उनकी कुछ उनकी जो पुस्तक है उनके अनुवाद भी अनेक भाषाओं में किए गए हैं। उनकी जो महत्व की रचना है वो कौन सी है? भारत एक खोज, विश्व इतिहास की झलक और मेरी कहानी, वो पिता के पत्र। मतलब उनकी कहानी और उनके पिता के पत्र, जो एक पत्र का संकलन है और ये उनकी मुख्य रचनाएं हैं। और उनको पुरस्कार 1955 में भारत रत्न से सम्मानित, उनको 1955 में भारत रत्न से नवाजा गया था। और उनकी मृत्यु 27 में 1964 को हुई थी। ये जो है वो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो चलिए पेज नंबर 9 पर जो हमारा पाठ है उसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, आपको पता चला हमारे लेखक के बारे में। आपको तो पता ही है, आप तो हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में तो पता ही होगा। इसलिए हम लोगों ने बस उतना जो उनके बारे में सारी जानकारी ना लेते हुए जो उनके जीवन के मुख्य जो दौर है या मुख्य जो विषय है उनके बारे में ही जानकारी ली। तो चलिए पेज नंबर 9 पर हम लोग हमारा जो सेकंड लेसन है भारत एक खोज कुछ अंश, उसकी शुरुआत करते हैं। मैं फिर से ये दोहरा रही हूँ कि जो मैं पढ़ रही हूँ आप उस लाइन पर हाथ रखेंगे। आप ये वीडियो देखते समय आपका जो टेक्स्ट बुक है वो आपके सामने होगा और जो मैं पढ़ रही हूँ लाइन, वो लाइन पर आप लोग हाथ रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। चिंतन और सक्रियता से भरे इन सालों में मेरे मन में भारत ही एक भारत रहा है। मतलब जो मैंने मेरे जीवन का या सारे अगर भारत के बारे में अगर मैं बोलूं तो भारत का जो मेरे मन में मैंने चिंतन किया और सक्रिय की, मतलब चिंतन किया मतलब क्या, मैंने सोचा कि हाँ भारत में आज़ादी के बाद हम लोगों ने नया क्या क्या किया, या आज़ादी से पहले हमारा भारत कैसा था और आज़ादी के बाद हमारा भारत कैसा था, इसके बारे में जब मैंने चिंतन किया। और सक्रियता मतलब क्या? सक्रियता मतलब जो नए मैंने काम किए इस भारत देश में, जो मैंने नए काम किए, इन सब के दौरान भी एक भारत ही भारत मेरे मन में रहा है। मतलब मैंने भारत के सिवा या मेरे भारतवासियों के सिवा किसी अन्य चीज के बारे में इन सालों में कभी नहीं सोचा। इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने का प्रयास करता रहा हूँ। और इस दौरान ये जो कालखंड है, इसी दौरान मैंने क्या किया, इसी बीच में बराबर उसे समझने, मतलब जो भारत देश है उसे समझने की और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करना, उसके प्रति ये जो भारत है हमारा उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया मतलब क्या, उनका जो थॉट्स है, उनकी जो उसके ऊपर जो चल रहा है, भारत की जो सद्य स्थिति थी उनके ज़माने में, उसके बारे में उन्होंने जो अपनी प्रतिक्रिया है वो भी बताई। प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने का प्रयास करता रहा हूँ। मैं भी जो मैंने अभी तक जो प्रतिक्रिया दी या मैंने अभी तक जो हमारे भारत के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए जो अनेक काम किए, तो उसके बारे में मैं भी विश्लेषण कर रहा हूँ।
हाँ, कि क्या जो मैंने डिसीजन लिए, जो मैंने काम किए अपने भारत के लिए, वो सही किए वो गलत किए। अगर सही किए तो उसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, तो वो पॉजिटिव पॉइंट्स उसमें क्या थे। और अगर मैंने अपने भारत के लिए कुछ मेरे डिसीजन अगर गलत भी हुए, शायद अगर कहीं पे मेरी जो बातें हैं वो गलत भी हुई, तो उसमें क्या बातें गलत हुई, इन सब का जो है वो मैंने विश्लेषण करने का प्रयास हमेशा करता हूँ। और वैसे ही जैसे पंडित नेहरू जी ने कहा, वैसे हमें भी हमारे हम लोग जो काम करते हैं या हम लोग जो कार्य करते हैं, उनके बारे में हम लोग खुद का ही विश्लेषण करना चाहिए। ठीक है, वो बातें छोड़ दो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं अपने बचपन की ओर लौटा और यह याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था, और इन सब बातों का विश्लेषण करते करते मैं मेरे बचपन में पहुंचा और मेरे बचपन में लौटा। और लौटने के बाद मैंने ये कोशिश की कि तब मैं कैसा महसूस करता था। मतलब जब मैं छोटा था, जब पंडित नेहरू जी जब छोटे थे, तब वो कैसा महसूस करते थे अपने भारत के लिए, अपने भारत के वासियों के लिए, या सब बातों के लिए जो उनके आजू बाजू में घट रही थी, उनके बारे में वो क्या महसूस करते हैं। इन सब बातें वो सोचने पर मजबूर हो गए, या ऐसे मानो कि वो सोचने लग गए। अपने भौतिक और भौगोलिक पक्षों के अलावा आखिर यह भारत है क्या। और उन्होंने क्या सोचने की कोशिश की कि अपने भौतिक और भौगोलिक पक्षों के अलावा, अपने भौतिक मतलब क्या, जो भारत खुद में है वो, और अपने भौगोलिक पक्षों, भौगोलिक मतलब क्या, उसके आजू बाजू में जो परिस्थिति है वो। मतलब जो पंडित नेहरू जी है, उन्होंने क्या सोचा कि ये जो भारत है वो अपने खुद में ही और अपने आजू बाजू के परिस्थितियों के अलावा आखिर भारत जो है वो और क्या है। मतलब इतना तो जो हम लोगों को सामने जो भौगोलिक परिस्थितियां उसकी दिखती है, वो तो हम लोगों को पता है, वो हम लोग देख पा रहे हैं। हम लोग ये भी हो रहा है कि भारत के अंतर्गत जो परिस्थितियां है वो क्या है, वो भी हम देख पा रहे हैं। पर इन दोनों के अलावा भी अगर हम लोगों को भारत को कुछ अलग वर्ड्स में डिस्क्राइब करना पड़े, तो हम लोग क्या डिस्क्राइब करेंगे, ऐसा क्या है अलग भारत में। अतीत में यह किस विशेषताओं की प्रतिनिधित्व करता था, और ये जो भारत है वो अतीत में जाकर, अतीत मतलब क्या, जो पास्ट है, वो पास्ट में जाकर जो हमारा भारत है वो किन किन चीजों का, किन किन विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता था। उस समय उसे शक्ति देने वाला तत्व क्या था। और ये जो पास्ट का जो हमारा भारत था, ये जो पास्ट का हमारा इंडिया था, उसमें उसको शक्ति देने वाला, उसको एक भरोसा देने वाला कि नहीं ठीक है, तुम करो, हम तुम्हारे साथ है। ये जो हम लोग कहते हैं एक साथ रहने का जो एक तत्व होता है, या साथ देने का एक भरोसा होता है, वो ऐसे भरोसा देने वाला या उस समय उसे शक्ति देने वाला, उसे प्रेरणा देने वाला तत्व कौन सा था, ये भी हम लोगों को पता करना चाहिए। उससे अपनी उस प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया, और उसने मतलब किसने, हमारे भारत ने अपनी इस प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया। और ये जो हमारा भारत है, उसने इतनी बड़ी जो उसकी खुद की शक्ति थी, उसे कैसे खो दिया। क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है। और उन जो पंडित नेहरू जी है वो खुद को ही ऐसे अलग अलग प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या सच में ये जो शक्ति है उसे भारत ने पूरी तरीके से खो दिया है। विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आप उसके पास कुछ बचा है,
और हम सबको पता है कि भारत में एक विशाल जनसंख्या का बसेरा है। बसेरा है मतलब क्या? एक विशाल जनसंख्या जो है, विशाल जो बहुत सारे जो लोग हैं वो भारत में रहते हैं। तो क्या भारत के पास बस इतना ही है कि एक विशाल जनसंख्या और उसके पास विशेषता कुछ नहीं है? हम लोग ये लाइन फिर से पढ़ते हैं। विशाल जनसंख्या के बसेरे होने के अलावा क्या उसके पास कुछ बचा है जिसे जानकर कहा जा सके उस आधुनिक विश्व से उनका तालमेल किस रूप में बैठता है? और ऐसा क्या सिर्फ हमारे भारत के पास सिर्फ ऐसी विशाल जनगणना ही बैठी है, जनगणना ही है और उसके पास ऐसी विशेषता कुछ नहीं बाकी है क्या अभी? और उसके बावजूद क्या आज उसके पास कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? जानदार मतलब क्या? लाइफ सेविंग। जानदार का मतलब क्या है? लाइफ सेविंग। जानदार, जानदार मतलब क्या? लाइफ सेविंग। मतलब हाँ, क्या हमारे भारत के पास ऐसा कुछ नहीं बचा है जो उसका जीवन जो है वो जीवन समृद्ध कर सके या फिर से उसे उसी ऊंचाइयों तक ले सके? जो ऐसा जानदार मतलब लाइफ सेविंग के लिए उसको जो है वो खुद की मतलब भारत को खुद की लाइफ सेविंग के लिए अभी ऐसा कुछ नहीं बचा है जो उसे अभी भी शानदार बना सके या अभी भी एक ऊंचाई की ओर ले जा सके। आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? और ये जो आधुनिक विश्व है, ये जो आधुनिक विश्व है उससे इस पुराने भारत का तालमेल जो है वो किस रूप में बैठता है? भारत मेरे खून में रचा बसा था। जो भारत है वो हमारे पंडित जी आगे क्या कहते हैं कि ये जो भारत है वो मेरे खून में रचा बसा था। ये जो भारत है वो उनके खून में रचा बसा था। उस समय बहुत कुछ ऐसा था, उसमें बहुत कुछ ऐसा था जो मुझे सहज रोमांचित करता था। और ये जो नया भारत है, ये जो मेरे खून में बसा हुआ भारत है उसमें ये जो नया भारत है जो मेरे खून में बसा है उसमें बहुत कुछ ऐसा था जो मुझे रोमांचित करता था। रोमांचित मतलब क्या? पुलकित। रोमांचित का अर्थ क्या है? पुलकित। क्या ये जो मेरे जो खून में जो रचा बसा भारत है उसमें कुछ ऐसा क्या है जो मुझे सहज पुलकित करता है, जो मुझे सहज रोमांचित करता है? ऐसा क्या है इस भारत में? ये मुझे ढूंढना है। उसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचना की नजर से देखना शुरू किया। और ये जो सारे प्रश्न है, ये जो सारे क्वेश्चन है वो जब हमारे पंडित नेहरू जी को गिरने लगे, ये जो सारे प्रश्न की खोज उन्होंने जब शुरू की तब उन्होंने क्या कहा? इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचन की नजर से देखना शुरू किया। और ये सब जो प्रश्न है जब हमारे पंडित जी को गिरने लगे हमारे भारत के लिए, तब उन्होंने क्या करना शुरू किया? उस बाहरी आलोचन करना शुरू किया। बाहरी आलोचन मतलब क्या? आलोचक मतलब क्या? तो आलोचक मतलब आलोचना करने वाला। आलोचक मतलब क्या? आलोचक इसका मतलब है आलोचना करने वाला। आलोचना
करने वाला। मतलब जब मुझे ये जो सारे क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न जब मुझे गिरने लगे, तब मैंने हमारा ये जो भारत है उसके ऊपर आलोचना करने लगा। मतलब इसके बारे में और जानकारी लेना, या ये कैसा होता है, ये क्यों होता है, ये सब देखना। या हमारा ये जो भारत था, जो पुराना हमारा भारत था, वो भारत का जो खोज करने में कैसा था, जो पुराना भारत था वो कैसा था, उसमें क्या क्या विविधता थी, क्या क्या ऐसा एक वो जो तत्व था जो उसे एक साथ एक जगह पर बांधे हुए था। ये सब जब प्रश्न हमारे पंडित जी को गिरने लगे, तब उन्होंने वो आलोचक वो बने, और खुद वो इस बारे में एक आलोचना करने लगे। ये जो सारी बातें हैं उसके बारे में वो आलोचना करने लगे। और उन्होंने, जो पंडित नेहरू जी हैं, उन्होंने इस पुराने भारत को एक आलोचक की नजरिए से देखना शुरू किया। ऐसे आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत सारे अवशेषों को जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। और ये जब हमारे पंडित जी ने इस आलोचना करना जब उन्होंने स्टार्ट किया, तब उन्होंने क्या किया, ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ, मतलब मैं ऐसा आलोचक बना जो वर्तमान के साथ साथ, आलोचक इन द सेंस क्रिटिक। आलोचक मतलब क्या, क्रिटिक। आलोचक का अर्थ क्या होता है, क्रिटिक। ये जब मैं क्रिटिक बना, जब मैं आलोचक बना, तब मैंने बस इतना ही नहीं देखा कि जब मैं क्रिटिक बना, तब मैंने सिर्फ इतना ही नहीं देखने की शुरुआत की कि हमारे भारत में क्या क्या अच्छा है। तो मैंने उन पहलुओं पर भी मैंने नजर डाली जो मुझे नापसंद थे, या जो हम सबको भी नापसंद थे। तो और अवशेषों मतलब क्या, बचा हुआ। अवशेष मतलब क्या, बचा हुआ। मैं इन सब बातों का, अवशेषों का जब मैंने अभ्यास या पढ़ाई करनी जब मैंने स्टार्ट की, तब ये जो बचे हुए अवशेष, ये जो बचा हुआ जो हिस्सा था हमारे भारत का, वो भी मैंने देखना स्टार्ट किया। ऐसे हिस्से, इसमें कई सारे हिस्से ऐसे भी थे जो हम लोगों को पसंद है, और कई सारे हिस्से इसमें ऐसे भी थे जो हम लोगों को देखना जो है वो नापसंद था, क्योंकि उससे जो रिलेटेड है वो बहुत सारी जो दुख की जो बातें हैं, ये दुख की जो घड़ियां है वो उसके साथ आती है। इसीलिए ये जब मैं खुद क्रिटिक बना, तब मैंने भारत को इस सारे नजरियों से देखा। भारत की एक खोज करने की मैंने शुरुआत की, और मैंने ऐसे भारत के अंग भी देखना चाहा जो हम लोगों को पसंद थे और जो हम लोगों को पसंद नहीं थे। मतलब दोनों नजरिए से या दोनों तरीके से मैंने अपना जो भारत है उसको देखने की शुरुआत की। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था, और ये जब करते करते मैंने क्या किया, एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा, और उस भारत तक मैं एक जो रास्ता है वो कौन सा मैंने चुना था, एक रास्ता जो पश्चिम की ओर से जाता है। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा हो। और ये जो पश्चिम का जो सारा जो पश्चिम की दिशाओं से जब मैंने अपने भारत को देखना चाहा,
तब मैंने उसी नज़रिए से देखना चाहा, उसी नज़रिए से मैंने उस भारत को देखा जो एक पश्चिमी देश के जो लोग हैं वो देखेंगे। मैं उसके दृष्टिकोण और रूप रंग को बदलकर उसे आधुनिकता का जामा पहनाने के लिए उपयुक्त भी था और चिंतित भी। और जब मैंने पश्चिम के देशों ने अगर हमारे इस भारत को देखा तो वो कैसे देखेंगे, ये जब मैंने देखने की कोशिश की, ये सब मैंने जब देखना चाहा, तब उस दृष्टिकोण और रूप रंगों को बदलकर उसे आधुनिकता का जामा पहनाने के लिए उपयुक्त भी था और चिंतित भी। और जब मैंने इस हमारे पश्चिम की ओर से जब मैंने हमारे भारत को देखा, तब मैं एक साइड से बहुत एक्साइटेड भी था कि हम लोग इस नए नज़रिए से हम लोग भारत को बदलेंगे। और एक जगह से, एक दृष्टिकोण से मैंने बहुत एक्साइटेड था और एक नज़रिए से मैं बहुत चिंतित भी था कि हम लोग ऐसे कैसे जो आधुनिकता का जामा है, ये आधुनिकता है, ये हम लोग उसे कैसे करेंगे, या आधुनिक भारत की शुरुआत जो है वो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोगों को क्या क्या अलग इसमें आधुनिक करना चाहिए, क्या क्या अलग हम लोग इसमें आधुनिक कर सकते हैं। पर ये सब करते करते मैं चिंतित भी था, और ये सब करते करते मतलब आधुनिक भारत का निर्माण करते करते मैं एक ओर से चिंतित भी था और एक ओर से मैं बहुत खुश भी था। किंतु मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी, और ये नए भारत का या आधुनिक भारत का जो मैं निर्माण कर रहा था, ये सब करते करते एक ओर से मेरे जो भीतर है, मेरे आजू बाजू में जो अनेक शंकाएं है, जो मेरे प्रॉब्लम्स है, कि प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं कह सकते, जो मेरी शंकाएं थी कि प्रश्न जो थे मेरे, वो भी मेरे भीतर आने लगे। नए नए जो प्रश्न हैं वो मेरे दिमाग में उठने लगे। क्या मैंने भारत को जान लिया था? और क्या प्रश्न उन्होंने, पहला प्रश्न पंडित जी ने खुद से क्या पूछा, क्या सच में भारत को मैंने जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज किया जाना चाहता था, बल्कि उसे खारिज करना जरूरी था। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सामर्थ्य है, वह भारत का वह वजूद नहीं होता जो असंदिग्ध रूप से आज है, और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या? तो ये जो सेंटेंस है वो बहुत बड़ा हो गया, तो हम लोग इसे काट कर उसके जो टुकड़े टुकड़े हैं वो टुकड़े टुकड़े कर इसे हम लोग देखेंगे। तो उन्होंने पहला क्या किया कि मैं जो उस अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज किया जाना चाहता था, मतलब क्या, ये जो हमारे भारत का जो अतीत का सबसे जो बड़ा हिस्सा है उसे मैं खारिज किया जाना चाहता था। मैं उसे खारिज करना मतलब क्या, मैं उसे निकालना चाहता था। ठीक है, खारिज करना मतलब क्या, निकालना। खारिज किया जाना, खारिज किया जाना मतलब क्या, निकालना, निकाल देना, निकाल देना। मतलब हमारे भारत का जो कुछ ऐसा हिस्सा था जिसे मैं खारिज कर देना चाहता था, निकालना चाहता था, बल्कि जिसे खारिज करना जरूरी था, और मैं उसे बस मेरे मन के लिए वो उसे खारिज या निकाल नहीं देना चाहता था, वो जरूरी बन गया था कि हम लोग उस हिस्से को खारिज करें या उस हिस्से को निकाल दे। लेकिन
अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टाकाऊ रहा है। पर क्या ऐसा पर भारत के पास अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है। पर क्या भारत के पास भारत के पास ऐसा कुछ तो है जो अभी तक जीवंत है और वो जो टिकाऊ है मतलब क्या, वो लॉन्ग टाइम तक, इतने सालों के बाद, इतने वर्षों के बाद, इतने युगों के बाद हम लोग कह सकते हैं अभी भी वो अपना जो कुछ हिस्सा है वो अभी भी अपना अस्तित्व जो है वो टिकाए रखा है, या अभी भी उसने अभी भी वो जो भाग है उसने अपना जो अस्तित्व है वो नहीं खोया है। वो बहुत कुछ जो सार्थक है, और ऐसा कुछ जो सार्थक है तो वह भारत का वह वजूद नहीं होता जो असंदिग्ध रूप से आज है। अगर ऐसा कुछ हमारे भारत में नहीं होता तो तो वह भारत का एक वजूद ही नहीं होता, और अगर ऐसा नहीं होता तो आज हमारे भारत का वो वजूद नहीं होता जो असिद्ध रूप से आज है, जो असंदिग्ध मतलब क्या, जो पक्के रूप से आज हम लोगों को भारत का एक रूप देखने को मिला है। अगर वो पास्ट का अगर वो जो हिस्सा नहीं होता तो शायद आज हम लोग जो भारत देख रहे हैं वो भारत हमें वैसा नहीं दिखता, और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। और शायद अगर ऐसा नहीं होता, अगर भारत में कुछ ऐसा हिस्सा नहीं होता जो अभी भी अपना अस्तित्व जो है वो टिकाए रखा है, तो शायद आज इतने सालों के बाद भी अपना जो अस्तित्व है, इस अस्तित्व की पहचान का जो रूप है वो भारत अभी तक टिकाए नहीं रखता। वह विशेष तत्व आखिर क्या था, और ये जो विशेष तत्व की पंडित जी नेहरू बात कर रहे हैं वो आखिर तत्व ऐसा क्या था, कौन सा ऐसा तत्व था कि जो अभी तक भारत ने अपने खुद से अलग नहीं किया है। ऐसा क्या तत्व है जिसने जो अभी तक भारत में अपना अस्तित्व जो है वो बनाए रखा है, ऐसा क्या था, ये हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अभी इसका जो कंटिन्यू पार्ट है वो देखेंगे, और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि पंडित जी ऐसे कौन से अंश के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया, जो ऐसा अंश जो अभी तक अस्तित्व में तो है पर शायद हम सब जो प्रकाश में नहीं आया है। ऐसा क्या है जो जिसके बारे में पंडित जी हमें बताना चाहते हैं, वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तब तक आपका होमवर्क यही होगा कि आपको मैंने जो पढ़ा है वो फिर से आप लोग जो है वो फिर से उसे दोहराएंगे, उसे फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिर बाय।